बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की तीसरा लेक्चर है हमारे साथ रिलेटिव एटॉमिक मास को आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। तो हमारे साथ टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं कि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों आई। इफ़ वी मेजर mass of an atom in grams or kilogram then it gives a very small value। अगर हम किसी एक एटम की वजन को ग्राम में या किलोग्राम में मेजर कर ले तो इससे बहुत ही स्मॉल वैल्यू बनती है। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक एटम लिया और इसका वजन किलोग्राम में किया या ग्राम में लिया तो इससे बहुत ही स्मॉल वैल्यू आती है। इन एसेंस मसलन 10 raised to power -24 ग्राम एंड 10 raised to power -27 किलोग्राम। अगर हम एक एटम की वजन ग्राम में करते हैं तो ये 1 × 10 raised to power -24 ग्राम्स के बराबर है। और अगर हम एक एटम का वजन किलोग्राम में करते हैं तो ये 1 × 10 raised to power -27 किलोग्राम के बराबर आता है अगर हम हाइड्रोजन का एटम का वजन कर ले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज जो है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यूज है क्योंकि ये -27 में है और ये ग्राम वाली जो है -24 में है। ये दोनों वैल्यूज साइंटिफिक नोटेशन में है और बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू डील विद सच स्मॉल वैल्यूज और क्वांटिटीज। तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है कि हम इतनी छोटी वैल्यूज के साथ अपनी कैलकुलेशन के अंदर डील करें, उसको काउंट करें या उसको हिसाब किताब में ले आए। फॉर दिस रीजन वी हैव नीडेड अ न्यू स्मॉल मेजरिंग यूनिट। इस वजूहात की वजह से हमें एक छोटा सा न्यू स्मॉल मेजरिंग यूनिट की ज़रूरत पड़ी। तो वो छोटा यूनिट क्या है? विच कैन बी नेम्ड एज, इस यूनिट का नाम हम इस तरह से रख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट जो कि आज हमारा टॉपिक है, तो बेसिकली ये एक मेजरिंग यूनिट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कपड़ा जो है वो मीटर में लेते हैं और चीनी या घी वगैरह जो है इसको हम केजी में लेते हैं। तो इस तरह से एटम की वजन जो है वो किलोग्राम या ग्राम के बजाय हम एटॉमिक मास यूनिट में एटम की मेजरमेंट जब करते हैं तो इससे एक वैल्यू हमारे पास आती है। एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्ट में यूनिट के तौर पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट इसका क्या आएगा? AMU स्मॉल में लिखते हैं। जिस तरह किलोग्राम को जब हम यूनिट के तौर पे यूज करते हैं तो केजी लिखते हैं और ग्राम को जब हम यूनिट के तौर पे यूज करते हैं तो स्मॉल g लिखते हैं। डिफिनीशन क्या है? द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की एक एटम की जो मास बनती है, द मास ऑफ वो वजन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की एक एटम का जो वजन बनता है कंपेयर्ड विद, जिसको हम कंपेयर कर ले विद मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12। यानी कि अगर हम C12 के 1/12 हिस्से के साथ किसी भी एलिमेंट की एक एटम का मास उसके साथ कंपेयर कर ले तो इस एटम का जो मास बनता है दिस इज सो कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। ये फिर उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस डिफिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन की है। तो जब हम ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये डिफिनेशन जो है समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने एक बैलेंस बनाया है, तराजू बनाई है। यहाँ पे मैंने केजी का 1 किलोग्राम मास यहाँ पे मैंने रखा है। तो जब हम दुकानदार के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि 1 kg शुगर दीजिए, तो वो क्या करता है? बैलेंस को ऑन करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने 1 kg वाला वेट रखा है और यहाँ पे वो चीनी डालता है। यहाँ पे उसमें एक नीडल लगी होती है, सुई होती है। तो ये जब बिल्कुल इस तरह 90 पोजीशन पे आ जाए तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो
भी सब्सटेंस आपने रखा है उसका वजन क्या होगा 1 किलोग्राम होगा। आजकल तो डिजिटल बैलेंसेस है जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, उस पे सिर्फ दुकानदार वजन रखता है तो स्क्रीन पे वजन आ जाता है। और जो क्लासिकल बैलेंस होता है और पुराने जमाने वाली, तो वहाँ पे उसमें यहाँ पे वजन रखा जाता है और यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस, तो ये कंपैरिजन करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम 1 किलोग्राम वेट यहाँ पे एक बैलेंस पे रखे और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम रखे, या आप किसी दूसरे एलिमेंट का एटम भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम रखे तो इसका मास आएगा किलोग्राम में 1 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी कि हाइड्रोजन का जो एक एटम है वो हमारे पास किलोग्राम में इतना वजन रखता है, तो ये भी बहुत स्मॉल वैल्यू है। और अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से किलोग्राम वाला वेट को हटा ले और इसकी जगह पे ग्राम वाला वेट यहाँ पे डाले, तो फिर जब हम हाइड्रोजन एटम को एक एटम हमने यहाँ पे रखा है और इसकी मास को हम यहाँ पे मेजर करते हैं, तो ये वैल्यू थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा। हकीकत में तो ये स्मॉल है लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस में जितनी स्मॉल होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है 1 × 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम ग्राम में इतने वजन के बराबर बनता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ वी मेजर मास ऑफ एन एटम इन ग्राम और किलोग्राम, अगर हम किसी एक एटम की वजन किलोग्राम में मेजर करें या किसी एक एटम की वजन को ग्राम में मेजर करें, तो इट गिव्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इससे बहुत ही छोटी वैल्यू आती है, क्योंकि एक एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, तो किलोग्राम के मुकाबले में उसका वजन तकरीबन बहुत ही ना होने के बराबर है, तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू हमारे पास आएगा। अब हमें एक न्यू मेजरिंग यूनिट की जरूरत है ताकि हमारे पास एटम की जो मास है वो कुछ थोड़ा बहुत कंसिडरेबल बन जाए, पॉजिटिव में आ जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक ऐसा यूनिट रखना है जो कि एटम की तरह वो यूनिट जो होती है जो स्टैंडर्ड के तौर पे हम रखते हैं वो भी हमारे पास क्या हो, स्मॉल यूनिट हो। तो यहाँ पे एलिमेंट कार्बन इज कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड एज इट इज मोर स्टेबल एंड एबंडेंट। कार्बन एलिमेंट को स्टैंडर्ड के तौर पे सेलेक्ट किया क्योंकि कार्बन जो है ये मोर एबंडेंट और मोर स्टेबल एलिमेंट है। स्टेबल का मतलब क्या है, इट्स हैव अ ग्रेटर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि रेडियो एक्टिव नहीं है। और एबंडेंट का मतलब ये है कि ये कसरत से पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स है, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी होगी। कार्बन 6 है, 12, यहाँ पे 6 एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक मास। दूसरा जो आइसोटोप है कार्बन 6 13, 6 एटॉमिक नंबर, 13 एटॉमिक मास। और नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन 6 14। कार्बन 14 जो है इसके ऊपर मैंने ये सिंबल बनाया है, सो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिविटी। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, उससे शुआएं निकलती है और उसकी डिके होती है। तो ये क्या है, अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन है। कार्बन 14 इज एन अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट कार्बन। और ये जो है ये भी कम पाया जाता है। बट कार्बन 12, ये जो हमारे पास कार्बन 12 है, इट इज मोर स्टेबल, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल आइसोटोप है। और दूसरा, इट इज मोर एबंडेंट, 98.93% नेचर में कार्बन 12 पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक पीस है और ये प्योर कार्बन एलिमेंट से बना है। तो अगर आप लेबोरेटरी में जाए और एक कार्बन एलिमेंट का पीस ले ले जो कि प्योर सिर्फ कार्बन से बना होता है, तो नेचर में जो इसकी कंपोजिशन है, इस पीस के अंदर कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है वो 98.93% यहाँ पे मौजूद होगा। जो दूसरा आइसोटोप है कार्बन 13 और कार्बन 14, तो 100 में से अगर आप 98.93% माइनस कर ले तो जो 1 something % बनता है वो इन दो आइसोटोप्स की होती है।
और यह आइसोटोप क्या है, ये रेडियोएक्टिव है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी डिके होती है, ये शुआओं में तब्दील हो जाता है और फिर खत्म हो जाता है। तो कार्बन एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड। कार्बन एलिमेंट को स्टैंडर्ड के तौर पे हमने सेलेक्ट किया, और कार्बन के एलिमेंट में भी फिर कार्बन 12 आइसोटोप जो है वो हमने कंसिडर किया, दैट इज मोर स्टेबल एंड एबंडेंट, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल और एबंडेंट है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड के तौर पे कंसिडर किया। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन क्या है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की वजन, किसी एक एलिमेंट की वो मास कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12। कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 हिस्से के साथ जब आप किसी एलिमेंट की एक एटम के वजन को कंपेयर करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि यहाँ पे अब हम किलोग्राम या ग्राम वाले मास के बजाय कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और उसके साथ हम इस एटम की मास को कंपेयर करेंगे कि क्या ये भारी है या हल्का है। तो वन एटम ऑफ कार्बन 12 कंटेन 12 यूनिट। यहाँ पे मैंने कार्बन 12 का एक एटम बनाया है जिसके अंदर 12 यूनिट्स है, 12 हिस्से है, तो दैट इज इक्वल टू 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। इसमें कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपके जहन में यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होगी कि यहाँ पे कार्बन के अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन आप लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास जो बनता है, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी लाइटर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स का मास ना होने के बराबर है। तो मास ऑफ एन एटम टोटली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी भी एटम का जो मास है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रिस्पांसिबल फॉर द होल मास ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी लाइटर पार्टिकल्स, तो इसलिए एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हुए हम इलेक्ट्रॉन की मास को निग्लिजिबल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इसलिए रखा है। तो वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 यूनिट। कार्बन 12 के एक एटम के अंदर कितने हिस्से हैं हमारे पास, 12 हिस्से हैं। तो ये जो 12 हिस्से बनाए हैं हमने यहाँ पे, तो 12 यूनिट इज इक्वल्स टू 12 AMU। साइंटिस्ट ने कार्बन के एक एटम के अंदर जो 12 हिस्से हैं, जो 12 यूनिट्स है, इसको 12 AMU के बराबर किया। अब अगर यहाँ पे मैं एक हिस्से को शेड करूं, कलर दूं, तो ये फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि दिस इज द 1/12 पार्ट। ये हमारे पास 1/12 हिस्सा बनता है, जो कि मैंने यहाँ से अलहदा किया, यहाँ पे रखा। तो 1/12 पार्ट अगर एक यूनिट मैंने यहाँ पे अलहदा किया है तो 12 यूनिट्स हमारे साथ बराबर है 12 AMU के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 1 AMU के, यानी कि 1/12 हिस्सा जो है, जो कि हमारे पास 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 AMU। हम यूँ कह सकते हैं। अब ये जो 1 AMU है, जो 1/12 हिस्सा है कार्बन 12 आइसोटोप का, वो हमने यहाँ पे बैलेंस पे रखा, बैलेंस पे रखा। अब यहाँ पे मैंने 1 एटम रखा, एक एटम रखा। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का एटम रख लूं तो फिर इसका मास आएगा 1 AMU, क्योंकि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजन तो हम निग्लिजिबल करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और न्यूट्रॉन इसमें 0 है। तो
सिर्फ और सिर्फ इसका जो वजन आएगा वो इस एक प्रोटॉन की वजह से आएगा। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, तो इसलिए हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है प्रोटियम, तो प्रोटियम का वजन जो हमारे पास आता है दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU, यानी कि बिल्कुल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे अगर आपने बैलेंस बनाई है और 1 AMU 1/12 हिस्सा कार्बन 12 का रखा है, और यहाँ पे आपने ये हाइड्रोजन का आइसोटोप जो कि प्रोटियम है। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन के भी हमारे साथ 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम जिसमें एक प्रोटॉन होता है, ड्यूटियम जिसमें यहाँ पे फिर एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है, और ट्रिटियम जिसमें 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो ड्यूटियम और ट्रिटियम का मास 2 और 3 AMU के बराबर है, और प्रोटियम जो आइसोटोप है उसका मास हमारे पास 1 AMU के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रोटियम का आइसोटोप रखे, यानी हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, उसको यहाँ पे मैंने एक एटम रखा है, और यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 हिस्सा मैंने यहाँ पे रखा है। अब मैं इस एटम का वजन इसके साथ क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो नीडल होगा वो बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है that mass of this hydrogen atom is equals to 1 AMU। अब मैंने हाइड्रोजन को हटाया, इसकी जगह पे ऑक्सीजन का एक एटम पुट किया, मैं ऑक्सीजन को चेक कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन का मास हमारे पास आ जाता है 16 AMU, 16 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर हम क्या लिखते हैं 16, तो ये एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का, और एटॉमिक मास 16 है। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन का एक एटम इस 1 AMU के मुकाबले में 16 टाइम्स क्या है, हेवियर है, यानी कि भारी है। अगर आप बोले कि सर हमने इसको फिर बैलेंस करना है, तो आपने अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक एटम रखा है, तो यहाँ पे इस तरह की जो पार्ट्स है जो 1 AMU है, फिर इस तरह की 16 पार्ट्स जब आप रखेंगे तो नीडल बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा, और फिर तराजू बैलेंस्ड होगा। तो यहाँ पे जब मैंने फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एक एटम रखा, तो स्क्रीन पे मेरे साथ वैल्यू आ गई 16 AMU। 16 AMU क्यों आई? देखिए, ऑक्सीजन के अंदर 16 यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि एटम का वजन न्यूक्लियस के अंदर होता है, 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन उसका वजन हम निग्लेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन को हटा लूं और इसकी जगह पे लिथियम को रखूं, तो लिथियम की एटॉमिक नंबर है हमारे साथ 3, और इसके एटॉमिक मास कितना है 7। तो यहाँ पे मास आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा 7 AMU। इसका मतलब यह है कि लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, यानी कि 7 यूनिट्स है। तो 7 AMU वजन आएगा, यानी कि लिथियम का एक एटम 1 AMU के मुकाबले में 7 टाइम्स हेवियर होगा, 7 गुना क्या होगा, भारी होगा। अगर आपने फिर लिथियम का एक एटम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिथियम का एक एटम रखा और यहाँ पे आपने 1 AMU रखा, तो ये 7 टाइम्स हेवियर होगा। और अगर आपने बराबर करना है तो फिर आपने यहाँ पे 7 AMU वाले यूनिट्स रखने हैं, यानी कि ये 7 AMU के बराबर है 1 लिथियम एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने स्केच बनाए हैं ये आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने बनाए हैं। बेसिकली 1 AMU और 1 एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह की तरह जो हमारे पास लेबोरेटरी में नहीं है अवेलेबल कि आप वहाँ पे 1 AMU रखे और इधर पे एक एटम रखे, लेकिन जो हमारे साथ रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए हम ये स्केच बनाते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से, जो कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह हम दुकानदार के पास जाते हैं और उससे जो भी शे हम खरीदते हैं तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वेट रखता है और यहाँ पे जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं वो रखता है। तो इसी तरह से किसी भी एटम का मास अगर आपने कंपेयर करना है तो किस चीज़ के साथ कंपेयर करना है, किस चीज़ के साथ उसका मुआवजा करना है, 1 AMU के साथ करना है। 1 AMU क्या है? इट इज द 1 यूनिट प्रेजेंट इनसाइड द कार्बन एटम। ये कार्बन एटम के अंदर एक यूनिट है, एक इकाई है।
कितने के बराबर है? दिस इज इक्वल्स टू 1/12 पार्ट ऑफ C12। C12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट के ये बराबर है। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा अंदाज से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं हीलियम का एटम यहाँ पे लिया है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, सॉरी, जो एटॉमिक नंबर है हीलियम का 2 है, और जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 4। तो 4 AMU इसका मास है। तो हीलियम के एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पे मैंने 1 एटम ऑफ हीलियम रखा, तो 1 एटम ऑफ हीलियम जब रखा तो इसका मास मेरे साथ आया, 1 एटम ऑफ हीलियम का मास मेरे साथ कितना आया? 4 AMU, यानी कि इट इज इक्वल्स टू 4 AMU। ये 4 AMU के बराबर होगा। अगर आप 4 AMU यहाँ पे रखे और यहाँ पे हीलियम का एक एटम रखे तो नीडल बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपस में ये वजन क्या होगा? बराबर होगा। 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 4 AMU। तो इस, और अगर आपने 1 AMU रखा है तो फिर एक हीलियम का एटम 1 AMU के मुकाबले में 4 गुना 4 टाइम्स क्या होगा? हेवियर होगा। नीडल फिर इस तरफ पे आएगा। तो यहाँ पे एक मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, XYZ जो भी सिंबल ऑफ एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बन के लिए हम C लिखते हैं कैपिटल, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O लिखते हैं। तो X सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो अलामत होती है। और यहाँ पे ऊपर A जो लिखा है, A क्या है? सुपरस्क्रिप्ट में। कंप्यूटर की जुबान में हम यहाँ पे जो लिखाई करते हैं इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जो यहाँ पे हम राइटिंग करते हैं इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में मैंने Z लिखा है। Z का मतलब क्या है? Z इंडिकेट्स एटॉमिक नंबर। तो लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट में किसी भी सिंबल के साथ हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पे सुपरस्क्रिप्ट में हम किसी भी एलिमेंट का क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C, तो C क्या है? सिंबल यूज्ड फॉर कार्बन एलिमेंट। C कार्बन एलिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिंबल है। और यहाँ पे 6 क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। 12 क्या है? एटॉमिक मास। तो ये फिर 12 के साथ यहाँ पे हम यूनिट तो नहीं लिखते, लेकिन एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? 12 AMU इसका यूनिट आएगा। और एटॉमिक नंबर जो है, इट इज जस्ट अ नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है। नंबर ऑफ दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की तादाद या किसी भी एलिमेंट के एक एटम के शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। चूंकि एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यह पे डिपेंड करते हैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात है। और एटॉमिक नंबर इज अ यूनिटलेस। एटॉमिक नंबर क्या है? यूनिटलेस है। और एटॉमिक मास जो है इसकी अपनी यूनिट है जिसको हम AMU से शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने स्केच में रिप्रेजेंटेशन की है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इससे हमारे पास ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन है ये वाज़ेह हो जाता है। कैसे? द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की वो वजन, किसी भी एलिमेंट की एक एटम की वो वजन कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12, जो कि हम C12 आइसोटोप, कार्बन का जो C12 आइसोटोप है उसके 1/12 हिस्से के साथ जब हम किसी एलिमेंट के एक एटम की वजन को कंपेयर करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसकी यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट AMU से हम शॉर्टली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब एटम की वजन क्या, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा था? 1 AMU रखा था। 1 AMU क्या है? 1/12 पार्ट है। किस चीज का पार्ट है? C12 आइसोटोप का। तो आपके जहन में ये बात क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हमने जब एक एटम का वजन कंपेयर कर रहे थे
तो इसको यहाँ पे हमने कार्बन का पूरा एटम नहीं रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एप्पल है और आप इस एप्पल के 12 पीसेस बना ले, तो उसमें से एक पीस यहाँ पे आप रख ले। तो इस तरह से मेरे पास कार्बन का एक एटम था जिसके अंदर 12 यूनिट्स थे। 12 यूनिट्स को साइंटिस्ट ने 12 AMU के बराबर किया। तो इसमें से जो 1/12 हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, 1 यूनिट। 1 यूनिट फिर 1 AMU के बराबर होगा। अब किसी भी एलिमेंट की एक एटम का वजन 1 AMU के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। इसको फिर हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, जो कि हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के सिंबल के लेफ्ट साइड पे सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। और यूनिट अंडरस्टूड बात है तो AMU फिर हम उसके साथ कंसीडर कर लेते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, तो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वहां पर पीरियोडिक टेबल में आपको डियर स्टूडेंट ये इस तरह का नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है तो 12 नीचे होगा और 6 जो है वो ऊपर होगा। तो हमें मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बना है। तो एटॉमिक नंबर को वाज़ेह करने के लिए एटॉमिक नंबर को ऊपर करके लिखा है और एटॉमिक मास को नीचे लिखा है सिंबल के नीचे। लेकिन ये तरीकाकार सिर्फ पीरियोडिक टेबल तक महदूद है। बाकी जहां पे भी आप केमिस्ट्री में एलिमेंट की सिंबल और एटॉमिक मास एटॉमिक यूनिट लिखते हैं तो स्टैंडर्ड ये तरीकेकार है कि यहाँ पे हम सिंबल लिखते हैं, अलामात लिखते हैं, और यहाँ पे हम Z एटॉमिक नंबर और यहाँ पे A एटॉमिक मास। ये लेफ्ट साइड पे दोनों होते हैं, एक सबस्क्रिप्ट में होता है थोड़ा सा नीचे होता है और एक सुपरस्क्रिप्ट में होता है थोड़ा सा ऊपर होता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ बिल्कुल रिलेटेड एटॉमिक मास के साथ जो कंसर्न टॉपिक है वो क्या है, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम का जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब क्या है, व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं देन इट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये हमारे पास 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कार्बन, एक एलिमेंट मैंने लिया, एटॉमिक नंबर है मेरे साथ 6, एटॉमिक मास कितना है 12। तो 12 के साथ आप AMU लिखते हैं क्योंकि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा AMU। अब अगर आप ऐसा कर ले कि लेबोरेटरी के अंदर जाए और 12 ग्राम कार्बन एलिमेंट को आप वजन उसकी वेट कर ले, 12 ग्राम आपने कार्बन लिया, तो ये 12 ग्राम कार्बन आपने तो ग्राम में लिया, AMU के बजाय ग्राम में लिया क्योंकि AMU बहुत ही स्मॉल यूनिट है। मैंने आपको पहले बता दिया कि AMU इज नॉट अवेलेबल इन आवर लैब्स, AMU हमारे लैब में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए ग्राम में करते हैं। तो ग्राम में करने के लिए फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास से एक नेक्स्ट यूनिट की तरफ चले गए जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटम बोलते हैं। ग्राम एटम क्या है, व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी भी एलिमेंट के एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं देन इट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम। तो ये हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, अगर आपने यहाँ पे कार्बन लिया है तो ये 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कहलाएगा। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे साथ ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास है 16। तो 16 के साथ मैंने दोबारा यहाँ पे AMU लिखा। अब AMU को हटाओ, इसकी जगह पे ग्राम लिखो। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे साथ बराबर होगा 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है सोडियम का मैंने लिया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास है 23। पीरियोडिक टेबल से आपको मालूम हो जाएगा एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट का।
तो ये 23 के साथ मैंने एटॉमिक मास यूनिट लिखा, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, एएमयू, तो एएमयू मैंने लिखा। अब एएमयू को मैंने हटाया और इसकी जगह पे क्या लिखा, ग्राम लिखा। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू, अगर आप 23 ग्राम सोडियम लेते हो, इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। यानी क्या, आप लेबोरेटरी के अंदर गए और आपने 23 ग्राम सोडियम का वेट किया, तो ये हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम के बराबर होगा। तो आज हमने पहले रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ा। रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पेश हुई, तो ये इसलिए कि एक एटम का वजन ग्राम या किलोग्राम में करने से हमारे साथ बहुत ही स्मॉल फिगर बनता है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू बनती है। तो इन डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमें एक स्मॉल स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत थी, जो कि एटम की तरह स्मॉल हो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यह डिपेंड करता है जो यूनिट होता है कि हमने किस चीज का वेट या मेजरमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड का वजन हम ग्राम्स में करते हैं या तोला में करते हैं, क्योंकि गोल्ड कीमती है। तो किलोग्राम में भी हम कर सकते हैं, लेकिन किलोग्राम में फिर हम डेली रूटीन लाइफ में नहीं कर सकते। बाजार में जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो केजी में नहीं खरीदते हैं, क्योंकि फिर बहुत ही महंगा पड़ता है। तो उसके लिए जो ज्वेलर्स है उन्होंने जो यूनिट्स बनाई है वो तोला है। तोला कितने के बराबर है, 1 तोला इज इक्वल टू 11.64 ग्राम। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे अगर हम लिए 1 तोला इज इक्वल टू 11.64 ग्राम, तो ये 1 तोला जो है, दिस इज द यूनिट यूज्ड फॉर measuring the mass of gold और सिल्वर और कॉपर, जो प्रीशियस मेटल्स है उसका वजन हम तोला में करते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे कि जिस क्वांटिटी का हमने मेजरमेंट करना है। तो इस तरह से एटम्स जो होते हैं, 118 एलिमेंट्स है हमारे साथ पीरियोडिक टेबल में, और उनके जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स। एटम बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो उसकी वजन अगर हम एटम्स का वजन किलोग्राम में कर ले या ग्राम में कर ले तो इससे बहुत ही स्मॉल वैल्यू आएगा। इसलिए फिर हमने कार्बन का एटम एज ए स्टैंडर्ड लिया। देखिए, हम एटम का वजन करते हैं और स्टैंडर्ड के तौर पर भी एक एटम लिया। तो जब एटम लिया तो पूरा एटम यहाँ पे हमने नहीं लिया, बल्कि कार्बन 12 सेलेक्ट किया, क्योंकि मोर स्टेबल है, मोर एबंडेंट है। और फिर इस आइसोटोप का 1/12 हिस्सा यहाँ पे हमने इस स्टैंडर्ड रखा। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का 1/12 हिस्से के साथ कार्बन 12 का जो 1/12 हिस्सा, इसके साथ जो वजन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। एंड द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एएमयू। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, एएमयू है। और फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास से ग्राम एटम की तरफ चले गए। जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास सीखा तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, ग्राम एटम का। ग्राम एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उससे आप एएमयू को हटाए, उसकी जगह पे ग्राम लिखे, तो फिर इससे क्या बनता है, 1 ग्राम एटम बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन के 16 एएमयू एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, और आप 16 ग्राम लेते हो तो दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। सोडियम अगर आप 23 ग्राम लेते हो तो दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे साथ ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, when the relative molecular mass is expressed in grams then it is equals to 1 ग्राम molecule। जब हम relative molecular mass को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें फिर इसको हम बोलते हैं 1 ग्राम molecule। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है H2O।
तो इसकी जो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 × 1, क्योंकि यहाँ पे के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। और रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा। ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है 16, तो यहाँ पे 16 लिखा। तो 2 × 1 2 + 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 AMU। ये 18 AMU के बराबर है। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। इसको हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल की वजन जब हम AMU में करते हैं तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास की डिफिनेशन हमारे पास है द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है उन एटम्स की मास को जब हम सम करते हैं, उसका जब हम मजमुआ लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो किसी भी जो कोवेलेंटली बॉन्डेड सब्सटेंस होता है उसके इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की मास को हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं, तो कंपाउंड जो होते हैं कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बनते हैं। अब कंपाउंड जो होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं, एक में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक में आयनिक बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंटली बॉन्डेड जो सब्सटेंसेस है, जो कंपाउंड है, उसके इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल की वेट को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करना है, जितने भी एलिमेंट के एटम्स वहां पे मौजूद है उसके एटम्स की जो मास बनता है उसको आप ऐड कर ले, सम कर ले, तो जो वजन आता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब अगर आप फॉर एग्जांपल 18 ग्राम पानी का वेट करते हैं तो इट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 18 ग्राम पानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बराबर है। इस तरह से फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक दूसरा कंपाउंड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट से बने हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 1, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे 35.5 रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन मैंने लिखा। हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का कितना है 35.5। तो इसको जब मैंने ऐड किया, इसका सम लिया, तो ये हमारे पास 36.5 AMU के बराबर आया। तो 36.5 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर हम इससे ये AMU हटाए और इसकी जगह पे ग्राम लिखे, यानी कि 36.5 ग्राम ऑफ HCl is equals to 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फिर हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बराबर हुआ। इनके फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बोला है कि मुझे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, तो आप 36.5 ग्राम ऑफ HCl मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ HCl के बराबर है। अगर आपको किसने बोला है कि मुझे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, तो आपने 18 ग्राम करना है, तो 18 ग्राम पानी हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बराबर है। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक के अंदर एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्डिंग होता है और एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो कोवेलेंटली बॉन्डिंग वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसके इंडिविजुअल यूनिट जो इनफिरादी इकाई होती है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इन नेचर, वो आजादाना तौर पे नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, स्टेबल होता है। और आयनिक कंपाउंड्स के इंडिविजुअल यूनिट को हम मॉलिक्यूल नहीं बोलते, बल्कि उसको हम क्या बोलते हैं फार्मूला यूनिट बोलते हैं। तो इसलिए आयनिक सब्सटेंस के साथ जब हम डीलिंग करते हैं तो फिर हम ग्राम फार्मूला का टर्म यूज करते हैं। ग्राम फार्मूला क्या है? फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी फार्मूला यूनिट की जो मास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मूला मास। अब फार्मूला यूनिट क्या है? आयनिक सब्सटेंस के इंडिविजुअल यूनिट को जो इनफिरादी इकाई होती है, जो मोस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट बोलते हैं। फार्मूला यूनिट का जो वजन होता है उसको हम फार्मूला मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहाँ पे एक सोडियम का एटम है तो मैंने 23 लिखा, क्योंकि सोडियम का जो
रिलेटिव एटॉमिक मास है, अभी आपने पढ़ा, वो 23 है और क्लोरीन का कितना है 35.5। तो इन दोनों की मासेस को हमने यहाँ पे सम किया, इसका मजमुआ लिया, ऐड किया, ऐड करने से मेरे साथ वजन आया 58.5 AMU। अब अगर आप 58.5 ग्राम NaCl लेते हो देन इट विल बी इक्वल टू, फिर यह हमारे साथ बराबर होता है 1 ग्राम फार्मूला। इसको फिर हम क्या बोलते हैं, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आयनिक सब्सटेंस बनाया है, यहाँ पे सोडियम का आयन है, यहाँ पे क्लोराइड है, फिर सोडियम है, फिर क्लोराइड, सोडियम, फिर क्लोराइड। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज आयनिक बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखें, सोडियम का जो एक आयन है ये एट ए टाइम 1 2 3 4 और एक बोर्ड के आगे और एक बोर्ड के पीछे तरफ 6 क्लोराइड आयंस के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इस सोडियम को पता नहीं है कि इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इस क्लोराइड ने लिया है या इसने लिया है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्ज जहां पे भी आप सोडियम के साथ रखते हैं ये इसके साथ अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोराइड पे माइनस चार्ज है। तो ये इस क्लोराइड के साथ भी आयनिक बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी, और 6 क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसको फिर हम हर एक आयनिक सब्सटेंस का अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सोडियम क्लोराइड का 6 है, क्योंकि एक सोडियम एट ए टाइम 6 क्लोराइड आयंस के साथ बॉन्ड बना रहा है। 4 तो आपको नजर आते हैं बोर्ड पे, एक बोर्ड के आगे है और एक बोर्ड के दूसरी तरफ पे। इस तरह से अगर हम यहाँ पे क्लोराइड आयन को देखें तो क्लोराइड आयन ने भी 1 2 3 4 5 एंड 6 सोडियम आयंस के साथ आयनिक बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब हमारे पास एक NaCl का होना जो कि नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, ये इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो आयनिक सब्सटेंसेस की जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं उसकी जो बार बार रिपीट होने वाली जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट इज द मोस्ट रिपीटिंग unit of an ionic substance that shows the whole simplest whole number ratio in between the ion। फार्मूला यूनिट जो है वो आयंस के दरमियान में जो रेशो है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में जो रेशो है वो है हमारे पास 1:1, क्योंकि एक सोडियम का आयन है तो फिर एक क्लोराइड का आयन है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला यूनिट हो गया। तो फार्मूला यूनिट वो इकाई है, वो मोस्ट रिपीटिंग यूनिट है। फॉर एग्जांपल ये एक यूनिट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो इस तरह से ये बार बार रिपीट होने वाली इकाई को हम क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं। फार्मूला यूनिट का जो मास होता है उसको हम फार्मूला मास बोलते हैं, और फार्मूला मास हम AMU में करते हैं। जो आयंस होते हैं उन एलिमेंट के आयंस का वजन हम उसकी मासेस को ऐड करके हमारे पास फार्मूला मास आता है। और फार्मूला मास से जब आप AMU को हटाए और इसकी जगह पे हम ग्राम लिखते हैं तो फिर ये हमारे पास 1 ग्राम फार्मूला बन जाता है। तो 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि अगर किसी ने आपको बोला कि मुझे 1 ग्राम फार्मूला चाहिए सोडियम क्लोराइड का, तो आपने लेबोरेटरी के अंदर 58.5 ग्राम लैब में जाकर आप 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को वजन करते हैं, तो ये फिर हमारे पास बराबर हो जाता है 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरह से दूसरी जो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कैल्शियम क्लोराइड। तो ये आप लोगों का काम होगा, असाइनमेंट हुआ कि कैल्शियम क्लोराइड एक फार्मूला यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग इसका जो फार्मूला मास बनता है और इसके कितने ग्राम में, जो हमारे पास अगर 1 ग्राम फार्मूला मैंने लेना है कैल्शियम क्लोराइड का, तो ये कितने ग्राम मैंने लेना है, तो ये आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट में फिर बता दीजिए।
इसके साथ साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह इसके बाद फिर आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हम मोल और एवोगैड्रो नंबर के बारे में तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन मोल और एवोगैड्रो नंबर को पढ़ने से पहले इस टॉपिक का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला से फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं वो है एवोगैड्रो नंबर, मोल एंड मोलर मास। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास के बारे में तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे।